देखिए नेशन फर्स्ट और मैं हूँ आपके साथ दिशा डडारिया। भारत में बात जब भी बाबाओं की होती है तो इसमें कई अय्याश बाबाओं के साथ ऐसे बाबाओं भी चर्चा में आते हैं जिनके चमत्कार के किस्से बहुत अनोखे हैं। कुछ बाबा तो ऐसे भी हैं चर्चा में आए जिन्होंने अपने भक्तों का विश्वास तक तोड़ा, लेकिन वहीं कुछ बाबाओं को लेकर तो लोगों में ऐसी मान्यता है कि बाबा के एक बार अगर दर्शन हो जाए तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं दिव्य शक्ति वाले नीम करोली बाबा की। जी हाँ, दिव्य शक्ति वाले नीम करोली बाबा जिनकी भक्तों की लिस्ट अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सन 1900 के आसपास नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। साल 1962 में बाबा उत्तराखंड के कैंची धाम में आकर रहने लगे, जहां उन्होंने हनुमान जी की एक मंदिर की स्थापना की और फिर यहीं पर बाबा का भी धाम बन गया, जहां दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। बाबा के चमत्कार की कहानियां 7 समंदर पार तक प्रसिद्ध है। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स जैसे विश्व प्रसिद्ध लोग बाबा के परम भक्तों में शामिल है। अमेरिका के गणितज्ञ रिचर्ड एल्पर्ट, हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स, दुनिया के ये तमाम जाने पहचाने चेहरे बाबा की भक्ति में सराबोर हो गए। नैनीताल में बाबा का मुख्य धाम है, जहां अमेरिका, लंदन समेत देश भर से तमाम भक्त बाबा के धाम पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाकर धन्य हो जाते हैं। आज हम बाबा के विश्व विख्यात भक्तों की कहानी सुनाएंगे कि कैसे बाबा के आशीर्वाद से उनकी तकदीर चमक गई। सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की, जिसने बाबा करोली के लिए अपनी भक्ति की बात जब कही तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आश्चर्यचकित रह गए। जुकरबर्ग ने एक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री से बताया कि एक वक्त था जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, लोग फेसबुक को खरीदना चाह रहे थे और हमें भी लगने लगा था कि अब फेसबुक को बेच देना चाहिए। तभी मैं अपने मेंटर स्टीव जॉब्स के पास गया और उनसे अपनी तकलीफ को बताया। तभी उन्होंने मुझे भारत में कैंची धाम में बने एक मंदिर जाने को कहा, जिसके बाद मैंने भारत का 1 महीने का सफ़र किया और उस मंदिर में भी गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, जिससे एक बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सकता है। जी हाँ, खुद जुकरबर्ग ने बाबा के भक्ति की शक्ति की कहानी बताई। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब बाबा के आशीर्वाद से इतनी बड़ी कंपनी के संस्थापक बने। 70 के दशक में स्टीव जॉब्स नाम के एक बेरोजगार युवा अपने किसी दोस्त के साथ नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए उत्तराखंड के कैंची धाम पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि वो नीम करोली बाबा से रूबरू हो पाते, बाबा अपने शरीर को त्याग चुके थे। स्टीव जॉब्स को बाबा के दर्शन न करने का काफ़ी मलाल हुआ, लेकिन फिर भी स्टीव को बाबा की आराधना और उनकी मूर्ति मात्र ने ही इतना प्रेरित किया कि मानो स्टीव पर बाबा की दिव्य शक्ति की वर्षा हो गई और फिर यहीं से उनके एप्पल के मालिक बनने का सफ़र शुरू हो गया, जिसकी तूती आज दुनिया भर में बोलती है। कहा जाता है कि स्टीव अपने पर्स में बाबा की तस्वीर रखते थे और जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब बाबा की तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखवाया। अमेरिका के एक गणितज्ञ रिचर्ड एल्पर्ट 1960 में भारत भ्रमण पर आए थे। यहाँ उनकी मुलाकात एक अमेरिकी शख्स से हुई जो नीम करोली बाबा के भक्त बन चुके थे। उन्होंने एल्पर्ट को भी बाबा के दर्शन करने के लिए कहा। इस पर एल्पर्ट ने मना कर दिया, लेकिन जिद करने पर एल्पर्ट उसके साथ बाबा के धाम के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने जब आकाश की तरफ देखा तो उन्हें टिमटिमाते तारों को देखकर अपनी माँ की याद आ गई, जिनका विगत 6 महीने पहले निधन हो गया था। वहीं जब वो बाबा के पास पहुँचे तो बाबा ने उनसे कहा, मुझे पता है कि इस निर्भ्र आकाश में टिमटिमाते तारों के बीच अपनी माँ को तुम ढूंढ रहे हो। जिसे सुनकर रिचर्ड बाबा के चरणों में गिर पड़े और फिर यहीं से नीम करोली बाबा के लिए उनकी भक्ति की शुरुआत हो गई।
भारत में बाबा नीम करोली का मंदिर कई जगहों पर बना है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध केदार धाम का मंदिर माना जाता है, जहां आज भी भक्तों का तांता लगा रहता है। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा अपना देह त्याग दिया। आपको बता दें कि कहा जाता है कि डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा ने ऑक्सीजन मास्क और बीपी मशीन निकालकर हटा दिया और सिर्फ गंगा जल की मांग की। बाबा ने अपना देह तो त्याग दिया, लेकिन अपने भक्तों के बीच वो अब भी जिंदा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन फर्स्ट। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन्स पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शोज 3G या 4G किसी भी नेटवर्क पर शानदार स्पीड के साथ। नेशन फर्स्ट लाइव ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ दिशा रडारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों से। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद के बीच मिजोरम पुलिस एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा 4 सीनियर पुलिस अधिकारी और 2 एजेंट समेत 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के हवाले से बात पता चली है कि मिजोरम पुलिस के महानिरीक्षक जॉन नेहरलिया ने इन सभी पर हत्या की कोशिश की और कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सोमवार देर एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि ये खबर असम से आ रही है, जहां असम के सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की रही है। आपको बता दें कि मिजोरम पुलिस ने इस पे शिकायत दर्ज की है और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की रही है। आपको बता दें कि असम से खबर सामने आई है, जहां असम के सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की रही है और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी इसमें एफआईआर दर्ज की रही है। आप बता दें कि असम सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें कि इसके अलावा असम के 4 सीनियर पुलिस अधिकारी और 200 एडमिन ऑफिशियल समेत 200 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। 3 महीने बाद एक बार फिर भारत चीन के बीच आज कोर कमांडर लेवल के 12वें दौर की बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि ये मीटिंग चीन के मेलजो से सुबह 10:30 बजे होगी। भारत हॉट स्प्रिंग और गोड्रा हाइट इलाके से सेना हटाने को लेकर चर्चा करेगी। आपको बता दें कि दोनों देश के बीच पिछले साल अप्रैल से पूर्व LAC के विस्तापित नियंत्रण पर तनावपूर्ण स्थिति कायम है और दोनों देश की सेनाओं के बीच पैंगोंग लेक के खिलाफ किनारे समेत कई जगहों के एडजस्टमेंट हुआ है और लेकिन कुछ हिस्सों को लेकर अभी भी तनाव बना हुआ है। आपको बता दें कि सीमा विवाद पर सुलह की कोशिश एक बार फिर जारी हो रही है। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच हो रही एक बार फिर बातचीत। आपको बता दें कि करीब 10:30 बजे मीटिंग होने वाली है और उसमें हॉट स्प्रिंग और बॉर्डर हाइट्स के बारे में आपको बता दें कि बात होने वाली है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है उसके बीच अब 3 महीने बाद एक बार फिर भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल के 12वें दौर की बातचीत होने जा रही है। आपको बता दें कि ये मीटिंग 10:30 बजे होगी और भारत हॉट स्प्रिंग और गोड्रा हाइट्स इलाके में सेना हटाने को लेकर चर्चा करेगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अगली खबर की ओर हम रुक करने जा रहे हैं और हरियाणा सरकार ने गौ रक्षा के लिए एक कदम और बढ़ा दिया है। अब हर जिले में काउ टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस बारे में नवंबर 2020 में फैसला लिया गया था। अब इस फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से अब टास्क फोर्स का गठन शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स बनाई गई। आपको बता दें कि खबर हरियाणा से आ रही है, जहां हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा ने काउ टास्क लेकर एक नया अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने गौ रक्षा को लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए अब हर जिले में काउ टास्क फोर्स
फैसले को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से अब टास्क फोर्स का गठन शुरू कर दिया जाएगा और इसके तहत जिले पर 11 सदस्य स्पेशल क्राउड टास्क फोर्स बनाई जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा से खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में गौ रक्षा के लिए टास्क फोर्स तैयार कर दिया गया है। आपको बता दें कि हर जिले में बनेंगी 11 सदस्यों की टीम और पुलिस और गौ सेवक होंगे शामिल। आपको बता दें कि हरियाणा में गौ रक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। सरकार ने अब गौ रक्षा की क्राउड टास्क टीम का गठन कर दिया है, जिसका आपको बता दें कि फैसला नवंबर 2020 में आया था, लेकिन अब उसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। देश भर में बेरोजगारी को लेकर एक तरफ केंद्र सरकार को लगातार विरोध और विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद केंद्र सरकार का कहना है कि उसके विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 8 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में खाली पड़े पदों की जानकारी दी है और उन्होंने जानकारी के मुताबिक अपने जवाब में मंत्री को कहा है कि 1 मार्च 2020 की स्थिति के हिसाब से केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों में कुल 8,72,243 पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार में जहां एक तरफ इतनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के बेरोजगार चरम पर है। आपको बता दें कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। बता दें कि प्राइवेट थिंक टैंक CMIE के बेरोजगारी दर के मानसिक आंकड़ों के हिसाब से 2021 की शुरुआत से ही देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार में कुल 40.4 लाख पद खाली हैं और जून 2021 में बेरोजगारी का जो दर है वो 9.2% रहा है। आपको बता दें कि जनवरी मई तक लगातार बढ़ी बेरोजगारी का दर। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने खुद मानसून सत्र में इस बात की घोषणा की है कि उनके कई पद, आपको बता दें कि सरकारी पद खाली पड़े हैं और जहां लोग बेरोजगारी से परेशान है, वहीं मानसून सत्र में ऐसी बातें सामने आ रही है जहां देश भर में बेरोजगारी को लेकर जहां एक तरफ केंद्र सरकार पर विपक्षी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, वहीं अब दूसरी तरफ खुद केंद्र सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उसके विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 8 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक अपने जवाब में उन्होंने ये बात कही और आपको बता दें कि बाद मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में खाली पड़े पदों की जानकारी दी है। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि 1 मार्च 2022 की स्थिति के हिसाब से केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों में कुल 8,72,243 पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार में जहां एक तरफ इतनी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी चरम पर है। बता दें कि प्राइवेट थिंक टैंक CMIE के बेरोजगारी दर के मानसिक आंकड़ों के हिसाब से 2021 की शुरुआत से ही देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कानून का संशोधन के लिए लोकसभा में एक विधेयक शुक्रवार को पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस विधेयक से सरकार को पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने में मदद मिलेगी। बता दें कि साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये विधेयक भारतीय बाजारों से जरूरी संसाधन जुटाने में मदद करेगा, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र और भारतीय कंपनियां लोगों की जरूरत के हिसाब से नए इनोवेटिव इंश्योरेंस प्राइवेट बाजार में उतार सकेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी में केंद्र सरकार के 51% हिस्सेदारी रखने का बाध्यता खत्म हो जाएगी और ये भी बात कही जा रही है कि सदन में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने विधेयक के विरोध करते हुए कहा कि इससे विदेशी निवेशक आएंगे और सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों का पूर्ण निजीकरण होगा। आपको बता दें कि इंश्योरेंस कंपनी को लेकर एक नई बात सामने आई है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में एक नया सत्र पेश किया है। आपको बता दें कि इसमें इंश्योरेंस कंपनी को लेकर बात कही गई है। आपको बता दें कि इस विधेयक में सरकार को पब्लिक सेक्टर में भी इंश्योरेंस की बात कही गई है। आपको बता दें जनरल इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कानून से संशोधन में लोकसभा में एक विधेयक शुक्रवार को पेश किया गया है। इसमें विधेयक से सरकार को पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने में मदद मिलेगी और साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात कही। आपको बता दें कि
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये विधेयक भारतीय बाजारों से जरूरी संसाधन जुटाने में मदद करेगा। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनियां लोगों की जरूरत के हिसाब से नए इन्वेंटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाजार में लेकर उतरेगी। WHO चीफ अदनॉम आपको बता दें कि कहा है कि कोरोना महामारी तब खत्म होगी जब दुनिया इसे खत्म करना चाहिए। ये हमारे हाथों में ही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास आवश्यक सभी उपकरण हैं, हम इस बीमारी को रोक सकते हैं, हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं और फिर इलाज भी कर सकते हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते WHO ने तकरीबन 40 लाख कोरोना के केस रिपोर्ट किए हैं। पिछले 4 हफ्तों में WHO के 6 क्षेत्रों में से औसतन कोविड-19 संक्रमण के 80% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान अफ्रीका में मौतों में 80% की वृद्धि हुई है। WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस पहली बार रिपोर्ट किए जाने के बाद से लगातार बदल रहा है और आने वाले समय में ये भी बदलता रहेगा। अब तक 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न सामने आ चुके हैं। कोरोना को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर WHO ने बात कही है कि कोरोना तब जाएगा जब हम उसे मिलकर हराएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास आवश्यक सभी उपकरण हैं, हम इसी बीमारी को रोक सकते हैं, हम इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं और फिर इलाज भी कर सकते हैं। बता दें कि उन्होंने आगे कहा है कि पिछले हफ्ते WHO ने तकरीबन 40 लाख कोरोना के केस रिपोर्ट किए थे। पिछले 4 हफ्तों में WHO के 6 क्षेत्रों में औसतन कोविड-19 संक्रमण में 80% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान अफ्रीका में मौतों में 80% की वृद्धि हुई है और WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस पहली बार रिपोर्ट किए जाने के बाद से लगातार बदल रहा है और आने वाले समय में भी ये बदलता रहेगा। अब तक 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न सामने आ चुकी हैं। पिछले कई दिनों से बिजनेसमैन राज कुंद्रा सुर्खियों में हैं। उन पर अश्लील वीडियोस बनाने और उन्हें बेचने का आरोप लगा है। वहीं बीजेपी लीडर राम कदम ने राज कुंद्रा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो एक मॉडल कम एक्ट्रेस को शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने इस बात का दावा करते हुए कहा है कि 14 अप्रैल 2021 में एक मशहूर मॉडल कम एक्ट्रेस पुलिस स्टेशन में राज कुंद्रा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने राज पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। लेकिन ये कमेंट आपको बता दें कि ये कंप्लेंट आगे नहीं बढ़ी। मॉडल पर इसी कंप्लेंट को वापस लेने का भी प्रेशर बनाया गया। आपको बता दें कि राज कुंद्रा कई दिनों से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा पर अश्लील वीडियो बनाने और बेचने का आरोप है। इस बीच अब राज कुंद्रा को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि उन पर अश्लील वीडियो बनाने और बेचने का आरोप है। अब उनको आपको बता दें कि बीजेपी के लोगों ने भी उन पे आपको बता दें कि कुंद्रा के खिलाफ आपको बता दें कि कंप्लेंट दर्ज की थी। शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उन पर लगा हुआ है और बीजेपी लीडर राम कदम ने भी उन बात का दावा किया है। आपको बता दें कि बीजेपी लीडर राम कदम ने ये बात कही है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा अश्लील वीडियोस बना के उन्हें बेचने का। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परिणाम एक साथ आज दोपहर 3:30 बजे जारी होगा। बता दें कि स्टूडेंट अपना रिजल्ट यूपी बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर देख पाएंगे। कोरोना के कारण यूपी बोर्ड बिना परीक्षा के पहली बार रिजल्ट घोषित कर रहा है। बता दें कि इस साल राज्य में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए 56,03,813 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के चलते यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को बिना परीक्षा के पास किया जाना है। आपको बता दें कि अब यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट आज 3:30 बजे घोषित होगा। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आज 3:30 बजे घोषित होने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि आज 3:30 बजे यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। आपको बता दें कि कल सीबीएसई के बोर्ड के रिजल्ट जारी होने के बाद अब आज 3:30 बजे यूपी बोर्ड जारी होगा। अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोरेंस ने अमेरिका की मदद से तालिबान के कब्जे वाले कई गांव खाली करा लिए हैं। आपको बता दें कि
फोर्सेस के एक्शन के बाद से ये साफ हो गया है कि तालिबानियों की हिंसा में पाकिस्तानी लड़कों की भी बराबरी में शामिल है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान ऐसे कई लड़कों के अफगानी फोर्सेस ने मार गिराया है जो पाकिस्तानी सेना में अफसर हैं। इनके पास से पाकिस्तानी आई कार्ड भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मदद और अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बदौलत अफगानी फोर्सेस ने राजमार्ग के करीब के गांव में तालिबान कब्जे से छुड़ा लिया गया था। हेरत में भारतीय मदद से बना सलमा डैम पर हुए एक हमले को भी नाकाम किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देश में कोरोना मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहाँ शुक्रवार को 41,495 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 37,306 संक्रमित कोरोना के रिकवर हुए हैं और 598 मरीजों की मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे संक्रमितों के आंकड़ों में 3,563 रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि देश में कुल एक्टिव केस पर बात करें तो कुछ चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। 26 जुलाई को इलाज करा रहे संक्रमितों का आंकड़ा 3.92 लाख तक पहुंच गया है और ये बात बीते 4 दिन से लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में एक्टिव केस बढ़कर फिर से एक बार फिर कोरोना ने कहर भर पाया है और देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहाँ शुक्रवार को 41,495 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी और इस दौरान 37,306 संक्रमित कोरोना के रिकवर हुए हैं। और अगर बात करें मौतों की तो आपको बता दें कि 598 मरीजों की इस दौरान मौत हुई है और इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे संक्रमितों के आंकड़े 3,573 की बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड किए गए हैं। आपको बता दें कि 26 जुलाई को इलाज कर रहे संक्रमितों का आंकड़ा 3.92 लाख तक पहुंच गया है और ये बीते 4 दिन से लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में बात करें तो देश में एक्टिव केस के बढ़कर फिर से 4 लाख के पार पहुंच गया। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना ने कहर भर पाया। एक बार फिर कोरोना की बढ़ोतरी भारत में देखी जा रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिन से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई देखी रिकॉर्ड की जा रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेशन फर्स्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ दिशा डडारिया। भारत में बात जब भी बाबाओं की होती है तो इसमें कई अय्याश बाबाओं के साथ ऐसे बाबाओं भी चर्चा में आते हैं जिनके चमत्कार के किस्से बहुत अनोखे हैं। कुछ बाबा तो ऐसे भी हैं चर्चा में आए जिन्होंने अपने भक्तों का विश्वास तक तोड़ा, लेकिन वहीं कुछ बाबाओं को लेकर तो लोगों में ऐसी मान्यता है कि बाबा के एक बार अगर दर्शन हो जाए तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं दिव्य शक्ति वाले नीम करोड़ी बाबा की। जी हाँ, दिव्य शक्ति वाले नीम करोड़ी बाबा जिनकी भक्तों की लिस्ट अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सन 1900 के आसपास नीम करोड़ी बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि नीम करोड़ी बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। साल 1962 में बाबा उत्तराखंड के कैंची धाम में आकर रहने लगे, जहां उन्होंने हनुमान जी की एक मंदिर की स्थापना की और फिर यहीं पर बाबा का भी धाम बन गया, जहां दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। बाबा के चमत्कार की कहानियां 7 समंदर पार तक प्रसिद्ध है।
फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स जैसे विश्व प्रसिद्ध लोग बाबा के परम भक्तों में शामिल है। अमेरिका के गणितज्ञ रिचर्ड एल्पर्ट, हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स, दुनिया के ये तमाम जाने पहचाने चेहरे बाबा की भक्ति में सराबोर हो गए। नैनीताल में बाबा का मुख्य धाम है, जहां अमेरिका, लंदन समेत देश भर से तमाम भक्त बाबा के धाम पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाकर धन्य हो जाते हैं। आज हम बाबा के विश्व विख्यात भक्तों की कहानी सुनाएंगे कि कैसे बाबा के आशीर्वाद से उनकी तकदीर चमक गई। सबसे पहले हम बात करेंगे फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की, जिसने बाबा करोली के लिए अपनी भक्ति की बात जब कही तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आश्चर्यचकित रह गए। जुकरबर्ग ने एक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री से बताया कि एक वक्त था जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, लोग फेसबुक को खरीदना चाह रहे थे और हमें भी लगने लगा था कि अब फेसबुक को बेच देना चाहिए। तभी मैं अपने मेंटर स्टीव जॉब्स के पास गया और उनसे अपनी तकलीफ को बताया। तभी उन्होंने मुझे भारत में कैंची धाम में बने एक मंदिर जाने को कहा, जिसके बाद मैंने भारत का 1 महीने का सफ़र किया और उस मंदिर में भी गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, जिससे एक बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सकता है। जी हाँ, खुद जुकरबर्ग ने बाबा की भक्ति की शक्ति की कहानी बताई। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब बाबा के आशीर्वाद से इतनी बड़ी कंपनी के संस्थापक बने। 70 के दशक में स्टीव जॉब्स नाम के एक बेरोजगार युवा अपने किसी दोस्त के साथ नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए उत्तराखंड के कैची धाम पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि वो नीम करोली बाबा से रूबरू हो पाते, बाबा अपने शरीर को त्याग चुके थे। स्टीव जॉब्स को बाबा के दर्शन न करने का काफ़ी मलाल हुआ, लेकिन फिर भी स्टीव को बाबा की आराधना और उनकी मूर्ति मात्र ने ही इतना प्रेरित किया कि मानो स्टीव पर बाबा की दिव्य शक्ति की वर्षा हो गई। और फिर यहीं से उनके एप्पल के मालिक बनने का सफ़र शुरू हो गया, जिसकी तूती आज दुनिया भर में बोलती है। कहा जाता है कि स्टीव अपने पर्स में बाबा की तस्वीर रखते थे और जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब बाबा की तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखवाया। अमेरिका के एक गणितज्ञ रिचर्ड एल्पर्ट 1960 में भारत भ्रमण पर आए थे। यहाँ उनकी मुलाकात एक अमेरिकी शख्स से हुई जो नीम करोली बाबा के भक्त बन चुके थे। उन्होंने एल्पर्ट को भी बाबा के दर्शन करने के लिए कहा। इस पर एल्पर्ट ने मना कर दिया, लेकिन जिद करने पर एल्पर्ट उसके साथ बाबा के धाम के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने जब आकाश की तरफ देखा तो उन्हें टिमटिमाते तारों को देखकर अपनी माँ की याद आ गई, जिनका विगत 6 महीने पहले निधन हो गया था। वहीं जब वो बाबा के पास पहुँचे तो बाबा ने उनसे कहा, मुझे पता है कि इस निर्भ्र आकाश में टिमटिमाते तारों के बीच अपनी माँ को तुम ढूंढ रहे हो। जिसे सुनकर रिचर्ड बाबा के चरणों में गिर पड़े और फिर यहीं से नीम करोली बाबा के लिए उनकी भक्ति की शुरुआत हो गई। भारत में बाबा नीम करोली का मंदिर कई जगहों पर बना है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कैची धाम का मंदिर माना जाता है, जहां आज भी भक्तों का तांता लगा रहता है। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा अपना देह त्याग दिया। आपको बता दें कि कहा जाता है कि डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा ने ऑक्सीजन मास्क और बीपी मशीन निकालकर हटा दिया और सिर्फ गंगा जल की मांग की। बाबा ने अपना देह तो त्याग दिया, लेकिन अपने भक्तों के बीच वो अब भी जिंदा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन फर्स्ट। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन्स पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शो 3G या 4G किस